नमस्कार। सॉरी कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीएड सेकेंड ईयर। बीएड सेकेंड ईयर का जिसका कि पेपर कोड है इसमें C8। विषय का नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जिसका कि फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट का टॉपिक चल रहा है शिक्षा, ज्ञान एवं दर्शन के बीच अंतर समझ। तो आप लोगों ने अगर आप पहला वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें हम बताया था कि कैसे कैसे इसमें पढ़ना है। तो सर्वप्रथम इसमें हम चर्चा कर रहे थे शिक्षा का। पिछले क्लास में हमने शिक्षा के अर्थ को जाना था और परिभाषा भारतीय शिक्षा शास्त्र के अनुसार या भारतीय दर्शन के अनुसार हम पढ़ रहे थे। तो उसमें कुछ बाकी रह गया था, उसको हम आज पूरा करेंगे। फिर उसके बाद हम पश्चात शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षा के बारे में जानेंगे, फिर शिक्षा के प्रकार जानेंगे और धीरे धीरे आगे ये टॉपिक बढ़ेगा। तो पिछले क्लास में हम ऋग्वेद के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार और स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा को जाने थे। अब हम उस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम आगे बढ़ते हुए आते हैं अरविंद घोष के अनुसार। तो आज हम जानेंगे सबसे प्रथम अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। तो अरविंद घोष ने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा आत्म विकास के मार्ग में जीव को उसकी आंतरिक क्षमताओं से परिचित करवाती है एवं सहयोग दिलाती है। तो हम इसको अब लिख भी देते हैं कि अरविंद घोष का क्या परिभाषा है। उन्होंने कहा शिक्षा आत्म विकास के मार्ग में, इसको हम लिख रहे हैं शिक्षा आत्म विकास के मार्ग में जीव को उसकी आंतरिक क्षमताओं से परिचित करवाती है। आंतरिक क्षमताओं से परिचित करवाती है। तो यह है अरविंद घोष के अनुसार परिभाषा, जो है कि शिक्षा आत्म विकास के मार्ग में जीव को उसकी आंतरिक क्षमताओं से परिचित करवाती है। मतलब कि प्रत्येक जीव के अंदर अपनी एक क्षमता होती है और उस जीव का कहने का तात्पर्य यहाँ मनुष्य से है, क्योंकि बाकी को तो हम शिक्षा देते नहीं है, शिक्षा मनुष्य लेते हैं। तो यहाँ जीव कहने का तात्पर्य अरविंद घोष का जीव कहा गया है, इसका तात्पर्य यहाँ मनुष्य से है कि मतलब शिक्षा जो भी बालक को हम देते हैं, मतलब उसकी जो आंतरिक क्षमता है सिर्फ हम उसी से उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो अपनी आंतरिक क्षमता को जान ले। अगर छात्र अपनी आंतरिक क्षमता को जान लेगा तो वह स्वयं सन्मार्ग पर चलेगा और विकास के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। ये था परिभाषा अरविंद घोष के अनुसार। अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं और अगले परिभाषा पर आते हैं। अगला परिभाषा जो दिया गया है बता रहे हैं वो है चाणक्य के अनुसार। चाणक्य के और भी नाम हैं, जैसे कि विष्णुगुप्त, कौटिल्य, सब एक ही है। चाणक्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य कहिए। तो अब हम जानेंगे कि इन्होंने चाणक्य ने शिक्षा का क्या परिभाषा दिया है। तो इन्होंने शिक्षा के बारे में परिभाषा में कहा है शिक्षा का कार्य नागरिकता का प्रशिक्षण और देश प्रेम है। शिक्षा का कार्य
शिक्षा का प्रशिक्षण और देश प्रेम। आप सभी लोगों ने चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा। प्राथमिक कक्षा से ही चाणक्य के बारे में कुछ न कुछ पढ़ना रहता है कि ये ईसा पूर्व थे। इनके नेतृत्व में ही, इनके मार्गदर्शन में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में साम्राज्य स्थापित किया था और ये बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने राजनीति पर एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो उसी पुस्तक में, अर्थशास्त्र का जो पुस्तक वो लिखे हैं जो राजनीति विषय से संबंधित है, उसी में उन्होंने शिक्षा का परिभाषा भी लिखा है। और उन्होंने लिखा है शिक्षा के परिभाषा में कि शिक्षा का कार्य नागरिकता का प्रशिक्षण और देश प्रेम है। कि मतलब किसी नागरिक को अगर हम उनके नागरिक कर्तव्यों, क्या क्या उनके नागरिक कर्तव्य होना चाहिए देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अगर उसका हम प्रशिक्षण देने में सफल हो जाते हैं और उस व्यक्ति में देश प्रेम की भावना को विकसित करने में सफल हो पाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने उस व्यक्ति को शिक्षा दे दिया है या शिक्षित कर दिया है, या वह व्यक्ति शिक्षित हो गया है। मतलब वो शिक्षा से संबंधित परिभाषा दी है। ये चाणक्य के अनुसार था। अगला परिभाषा आते हैं, अगला परिभाषा है महात्मा गांधी के अनुसार, जिनका कि सभी, इनके बारे में सभी लोग जानते होंगे कि ये हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी, देश को आज़ादी दिलाने वाले महापुरुष थे। साथ ही साथ ये बहुत ही बड़े शिक्षाविद भी थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है और शिक्षा के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा योगदान जो था वो बुनियादी शिक्षा से संबंधित था। तो इसीलिए उन्होंने जो है शिक्षा की परिभाषा दिए हैं और उन्होंने कहा है शिक्षा की परिभाषा में कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, शिक्षा का मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से हो जिसमें बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा के सर्वोत्तम रूप को प्रस्तुत करते। तो इसको हम लिख देते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, परिभाषा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से हो, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से हो जिसमें बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वोत्तम रूप को प्रस्तुत करते हैं। मतलब गांधी जी ने शिक्षा के बारे में कहा है, शिक्षा वह है जो किसी भी बालक के जो शरीर है, मतलब शारीरिक दृष्टि से उसका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसका मन शुद्ध होना चाहिए एवं आत्मा पवित्र होना चाहिए, तभी वह शिक्षा। अब अगले परिभाषा पे आते हैं, जो कि ये भी जो परिभाषा का हम चर्चा करने जा रहे हैं,
ये भी भारत के एक बहुत ही बड़े शिक्षा शास्त्री के साथ साथ एक दर्शन शास्त्री थे और इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम अवश्य सुना होगा, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार इन्हीं को प्राप्त हुआ था साहित्य के क्षेत्र में। एक गीतांजलि नामक पुस्तक के कारण इन्हें जो है सर्वप्रथम भारत में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये एक कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, दार्शनिक भी थे और एक शिक्षाविद भी थे। इन्होंने भी शिक्षा का परिभाषा दिए हैं और इनके अनुसार शिक्षा का परिभाषा है, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके, उसके द्वारा एक रूप हो सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। तो ये लिख भी देते हैं हम, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके। वह सत्य की खोज कर सके, उसके साथ एक रूप हो सके। उसके साथ एक रूप हो सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। ये परिभाषा दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उन्होंने कहा है, तो इसको समझते हैं कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके और उसके साथ एक रूप हो सके और उसे भी व्यक्त कर सके। सत्य की खोज करने से का मतलब यहाँ उन्होंने कहा है कि पहले इसके बारे में, सत्य की खोज करने से बारे में पहले एक बात बता देते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे एक आदर्शवादी शिक्षाविद थे। उनके द्वारा भी वो भी कहते थे कि शिक्षा के द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, जो आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य है। तो उन्होंने इसीलिए कहा है कि हम कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, कौन सा कार्य करें, हमारे अंदर जो भी है उसे कैसे बाहर निकाल सके, वही सत्य की खोज करना है और उसके साथ तालमेल बिठा सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। मतलब उसे हमें अगर कहीं भी जरूरत है, कहीं बताना है तो उसे हम बता सके। ये कहना था शिक्षा के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके, उसके साथ एक रूप हो सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। तो ये सारे परिभाषा जो अभी आपने देखा, ये थे भारतीय शिक्षा शास्त्री या भारतीय दर्शन के अनुसार ये शिक्षा की परिभाषा। अब हम आते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, शिक्षा की परिभाषा को हम पढ़ते हैं पश्चात अवधारणा के अनुसार। पश्चात अवधारणा का मतलब है पश्चिमी देश जो भी है। जैसे कि उस समय सबसे प्रमुख शिक्षा के क्षेत्र में जो देश था वो था यूनान।
वहाँ के बहुत सारे शिक्षा शास्त्री और दर्शन शास्त्री भी हुए हैं, उन्होंने परिभाषा की परीक्षा दी है। आपने सुकरात का, अरस्तु का, प्लेटो का नाम अवश्य सुना होगा। तो ये सब ने शिक्षा की परिभाषा अलग अलग दिए हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पहला पश्चात अवधारणा के अनुसार सबसे सर्वप्रथम इसमें जानेंगे सुकरात के अनुसार। ये यूनान के रहने वाले थे, इसके बारे में डिटेल्स आगे पढ़ाएंगे। इन्होंने शिक्षा का परिभाषा दिया है। शिक्षा प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में और दृश्य रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। मतलब उनका कहना है शिक्षा प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में और दृश्य के रूप में पहले से ही मौजूद है। अब हम उसे विश्व के सामने ले आएंगे, वो अपना अभिव्यक्त कर दे क्या है, तो वही शिक्षा है। अब इसको हम लिख देते हैं, शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में, शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में और दृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। ये परिभाषा है सुकरात का। अब एक चीज हम यहाँ आपको बता देते हैं सुकरात के बारे में। सुकरात के शिष्य हुए, आप लोग को पता है, प्लेटो। प्लेटो के शिष्य है अरस्तु। तीनों ने ही शिक्षा का परिभाषा दिए हैं। ये तीनों शिक्षा का परिभाषा दिए हैं और हम इन तीनों के शिक्षा का परिभाषा को अलग अलग जानेंगे। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। अरस्तु का नाम आपने अवश्य सुना होगा, क्लास 9 या 7 में कहीं इनके बारे में पढ़ा है विस्तृत रूप से। दूसरा परिभाषा पश्चात दर्शन के अनुसार है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने शिक्षा को क्या परिभाषा दिया है? उन्होंने कहा है शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके वे योग्य है। मतलब मनुष्य जिस योग्य है उसका शरीर, आत्मा, उसमें केवल उसे पूर्ण कर देना है। पूर्ण कर दिए मतलब व्यक्ति शिक्षित हो गया। यदि वह कृषक है तो कृषक के क्षेत्र में उसे पूर्ण कर दिए। यदि शासक वर्ग है तो शासन वर्ग के रूप में प्रयुक्त कर दिए। यदि वह सैनिक वर्ग का है तो सैनिक वर्ग में उसको पूर्ण कर दिए। वही शिक्षा है। इसके बारे में डिटेल्स आपको आगे पढ़ना है। इनका अलग अलग शिक्षा के बारे में कैसे था तो आगे इसका हम चर्चा करेंगे। तो उसको हम लिख देते हैं, शिक्षा का कार्य, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है। आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है जिसके लिए
परिभाषा हो गया प्लेटो के अनुसार। अब हम आते हैं अगला परिभाषा। प्लेटो को जो शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने भी शिक्षा का परिभाषा दिया है। अब हम पढ़ेंगे अरस्तु के अनुसार शिक्षा का परिभाषा। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु जो शिक्षा का परिभाषा दिए हैं वह है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है। ये बहुत ही छोटा परिभाषा दिए है कि अगर स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मन का निर्माण होगा और हम अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में आएंगे, उसका पालन करेंगे और जीवन के अंतिम लक्ष्य यदि आदर्शवादी ही थे उसको हम प्राप्त करेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है। इस शिक्षा का बहुत छोटा सा परिभाषा दिया है। निर्माण होता है वही शिक्षा है। तो अभी हमने पढ़ा शिक्षा की परिभाषा, अर्थ पहले भी पढ़े थे। तो शिक्षा की परिभाषा हमने भारतीय अवधारणा के अनुसार देखा, पश्चात अवधारणा के अनुसार देखा कि प्रत्येक शिक्षाविद ने कैसे कैसे शिक्षा को परिभाषित किया है। लेकिन सबका परिभाषा का जो मूल उद्देश्य है वह है अपने आंतरिक शक्ति को बाहर लाना, उसे अभिव्यक्त करना और सुयोग्य मार्ग पर चलना, मतलब उचित मार्ग पर चलना। सभी के, चाहे पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हो, पश्चात अवधारणा हो या फिर भारतीय अवधारणा के अनुसार हो, सबका मूल रहस्य यही है कि हमें आंतरिक शक्तियों का विकास करना है, मन को शुद्ध करना है। अगर मन शुद्ध होगा, आंतरिक शक्तियों का विकास होगा और शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर जो विचार है उसे अच्छी तरह से दूसरों से को अभिव्यक्त कर सकते हैं और उसे प्रेरित कर सकते हैं वह अभी सद्मार्ग पर चले। तो शिक्षा की परिभाषा का जो है ये टॉपिक समाप्त हो गया है। अब हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे शिक्षा के प्रकार के बारे में कि शिक्षा के कितने प्रकार हैं। सामान्यतः शिक्षा के तो बहुत सारे प्रकार हैं, इसकी गिनती करना भी मुश्किल है, लेकिन आप लोग को जो पढ़ना है वो मुख्यतः शिक्षा के 8 प्रकार पढ़ने हैं। हम 8 प्रकार के बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।